स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। इससे मेरे चैनल को सपोर्ट और आपका प्यार मिलेगा, सो प्लीज कंसिडर इट। कहानी शुरू होने से पहले बस एक बात याद रखना, हर मुस्कुराहट दोस्ती का सिग्नल नहीं होती, कभी कभी ये मौत का इनविटेशन होती है। जब मैंने अपने थेरेपिस्ट डॉक्टर भास्कर को पहली बार उस लड़की के बारे में बताया तो उन्होंने सीधा बोला, ये कोई भ्रम नहीं है, ये सच है। और जब उन्होंने ये कहा कि ये मुस्कान एक सिग्नल है, तब मैंने रियलाइज किया मैं अगली हूँ। क्या तुम में से किसी ने कभी ऐसा फील किया है जैसे कोई आपको देख रहा हो मिरर के अंदर से? कमेंट करो अगर तुमने कभी अपने रिफ्लेक्शन को अजीब बिहेव करते देखा हो। आइए कहानी की ओर चलते हैं। उससे पहले अगर आप मेरी कहानी पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शो को फॉलो करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। और अगर आपके पास भी कोई कहानी है, कोई किस्सा है तो उसे मेरे साथ जरूर शेयर करें। ईमेल आपकी स्क्रीन पर है। रिधिमा आनंद 29 इयर्स ओल्ड एक काम, कंपोज्ड और शार्प दिखने वाली लड़की है, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी उदासी छुपी होती है जो कैजुअल नजर से कभी पकड़ नहीं सकती। लखनऊ के एक इलाके में रहती है और पिछले 4 साल से एक रेप्यूटेटेड एनजीओ में काम करती है जो डोमेस्टिक अब्यूज सर्वाइवर्स के मेंटल हेल्थ और इमोशनल रिहेबिलिटेशन पे काम करता है। उसका काम सिंपल नहीं है। रोज कुछ ना कुछ ऐसे केसेस सुनने को मिलते हैं जहां लोगों का भरोसा उनकी सेल्फ वर्थ और उनकी आइडेंटिटी पर ही एक सवाल खड़े कर देता है। पर रिधिमा उन सब सर्वाइवर्स से हर रोज कामली बात करती है, उन्हें हैंडल करती है जैसे वो उनकी तकलीफों को पर्सनली महसूस करती हो। और शायद इसकी वजह ये भी है क्योंकि वो खुद भी एक सर्वाइवर है। 3 साल पहले रिधिमा एक इमोशनली अब्यूजिव रिलेशनशिप से निकली थी। उस फेज में उसका खुद पे भरोसा उठ गया था। एंजाइटी अटैक्स इतने इंटेंस होते थे कि रात के 3 बजे तक वो पैनिक में उठ जाया करती थी। छोटी सी आवाज भी उसके लिए एक थ्रेट बन जाती थी। थेरेपी ली, मेडिकेशन चालू किया और अपने ऊपर ध्यान देना सीखा। धीरे धीरे उसने अपने आप को वापस जोड़ा, टुकड़ों में लेकिन जोड़ा। अभी उसका हीलिंग प्रोसेस चल रहा है। वो शोर वाली जगहों से बचती है, ट्रिगर वर्ड्स पे अलर्ट हो जाती है और कभी कभी मिरर के सामने खुद से बातें करती है, सिर्फ इसीलिए कि अपना स्टेबिलिटी टेस्ट कर सके। उसके काम का हर केस उसका पास्ट याद दिलाता है, लेकिन वही उसका पर्पस भी बन गया है। उसके अंदर एक साइलेंट स्ट्रेंथ है जो दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस होती है। वो किसी को कभी डायरेक्टली ये नहीं बताती कि उसने क्या झेला है, लेकिन जब कोई क्लाइंट रोता है उसके सामने तो सिर्फ एक सेंटेंस में, सिर्फ एक लाइन में रिधिमा समझ जाती है उनका दर्द। और जब उसके लाइफ में सब कुछ फाइनली बैलेंस में आता दिख रहा है, एक अच्छा काम, एक स्टेबल रूटीन और दिमाग को थोड़ा सुकून, तभी उसकी जिंदगी में प्रिया नाम की वो लड़की आती है जिसका दर्द रिधिमा को कुछ अजीब और अनजाने दरवाजों तक ले जाता है। एक शाम एक नई पेशेंट आती है, नाम प्रिया शर्मा, 22 साल की, विजिबली डिस्टर्ब्ड। प्रिया बैठते ही एक बात बार बार रिपीट करती है, वो मुझे फॉलो करती है, वो हमेशा मुस्कुराती है बिना आंखें ब्लिंक किए। वो मुझे फॉलो करती है, वो हमेशा मुस्कुराती है बिना आंखें ब्लिंक किए। रिधिमा इनिशियली सोचती है कि ये पैरानॉइड डिल्यूजन है। जब प्रिया पहली बार उसके सामने आई थी तो वो किसी नींद में चल रहे इंसान जैसी लग रही थी। आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स, उंगलियों के नाखून आधे चबाए हुए और हर दूसरे सेकंड पे उसकी नजर दरवाजे की तरफ जा रही थी, जैसे कोई उसे फॉलो कर रहा हो। वो बार बार एक ही लाइन रिपीट करती थी, वो मुझे देख रही है, वो फिर से आई है। रिधिमा ने कामली सेशन स्टार्ट किया। उसके ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस ने उसे यही सिखाया था कि साइकोटिक ब्रेक्स में पेशेंट को वैलिडेट करो, उनके अंदर डर से लड़ने की कोशिश मत करो। सो शी केप्ट इट क्लिनिकल। नोट्स लेते हुए उसने कैजुअली पूछा, कौन दिख रही है प्रिया?
क्या आप उसे मुझे डिस्क्राइब कर सकते हो? प्रिया का रिएक्शन तुरंत चेंज हो गया। उसने पलक भी नहीं झपकाई, बस एकदम से फ्रीज हो गई। उसकी आंखों में ऐसा डर था जैसे उसने कुछ देखा हो, कुछ जो इस दुनिया का नहीं था। और फिर बिना किसी वार्निंग के वो चिल्लाने लगी। उसकी आवाज में ना सिर्फ डर था बल्कि डेस्परेशन भी थी, जैसे वो किसी और को नहीं खुद को बचा रही हो। और फिर वो वहां रखे पेन को अपने हाथ में लेकर खुद की आंखों में डालने की एक्टिंग करने लगती है। रिधिमा जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाती है, वो लिटरली पेन अपनी आंखों में डाल चुकी होती है। रिधिमा तुरंत चेयर से उठती है, पैनिक में नर्स को बुलाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्रिया जमीन पर होती है, खून में लथपथ, लेकिन सबसे अनसेटलिंग चीज ये थी कि उसके चेहरे पर एक अननेचुरली स्ट्रेच्ड स्माइल थी। उसकी सांसें चल रही थी। उसे तुरंत हॉस्पिटल भेज दिया गया। इस इंसिडेंट से रिधिमा बहुत डर गई थी। उसका पास्ट उसे वापस हॉन्ट करने लग गया था। वो एक ट्रेन्ड प्रोफेशनल थी और उसे ट्रॉमेटिक ब्रेकडाउन्स देखे थे, पर यह कुछ और था। इसमें सिर्फ ट्रॉमा नहीं था, इस मोमेंट में कोई प्रेजेंस थी, कुछ अनजाना, कुछ बियॉन्ड क्लिनिकल साइंस के। वो स्माइल अब भी उसकी आंखों में नजर आ रही थी। रिधिमा ने तब पहली बार एक्सपीरियंस किया, डर सिर्फ कोई इमोशन नहीं होता, कभी कभी डर एक लेगेसी होती है जो आंखों से ट्रांसफर होती है। और तब से उसने फील करना शुरू किया कि कोई उसे देख रहा है, हर वक्त, हर एंगल से, मिरर के रिफ्लेक्शन में, विंडो के कॉर्नर में, और कभी कभी उसके खुद के चेहरे पे। उस रात के बाद से रिधिमा के लिए हर चीज बहुत अलग लगने लगी। हर आवाज थोड़ी लाउड लगती है, हर साइलेंस थोड़ा ज्यादा एम्प्टी। जब वो अपने वॉशरूम मिरर के सामने खड़ी होती है और बस आंखों में आंखें डाल के खुद को देखने की कोशिश करती है, एक फ्लीटिंग रिफ्लेक्शन उसके पीछे दिखाई देता है। कुछ ज्यादा स्पेसिफिक नहीं, पर कोई है, और सबसे खास बात, वो हमेशा मुस्कुराता है। अगर तुम रिधिमा की जगह होते तो क्या तुम उस मुस्कान के बारे में किसी से बात करते या चुप रह जाते? कमेंट में टॉक या हाइड लिखो। जो स्माइल उसे दिखी वो कोई नॉर्मल स्माइल नहीं थी। वो हंसी स्टिफ होती है, जैसे गाल के मसल्स को जबरदस्ती खींचा गया हो, जैसे किसी फोटो को जूम करके उसके लिप्स के कॉर्नर स्ट्रेच कर दिए गए, अननेचुरली वाइड। रिधिमा ब्लिंक करती है तो वो इमेज गायब हो जाती है, पर हर ब्लिंक के बाद वो हंसी और ज्यादा क्लियर होने लगती है। फिर एक दिन किचन में जब वो अपने मग में चाय डाल रही होती है, तभी ग्लास शेल्फ के रिफ्लेक्शन में उसे अपना ही चेहरा दिखता है, लेकिन वो मुस्कुरा रहा होता है, जबकि उसके लिप्स बिल्कुल न्यूट्रल थे। वो मग गिरा देती है, चाय जमीन पे फैल जाती है, हाथ थोड़ा जल जाता है, पर उसका ध्यान सिर्फ एक चीज पे होता है, मैं कब मुस्कुराई। उसी वीक उसके एनजीओ ऑफिस में लंच ब्रेक के बाद अविनाश, जो उसका क्लोज कलीग है और काफी टाइम से उसके साथ काम कर रहा है, कैजुअली उससे पूछता है, तू ठीक है ना रिद्धि? कुछ अजीब सा लग रहा है आजकल, तू बहुत ज्यादा हंसती रहती है, पर पता नहीं क्यों वो हंसी अननेचुरल क्यों लगती है। वो हंस के टालने की कोशिश करती है, बट अंदर से उसका दिमाग फ्रीज हो चुका होता है, क्योंकि अविनाश जैसे लॉजिकल और रेशनल इंसान ने भी वो चीज नोटिस की थी जो रिधिमा ने खुद एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। उसे अब खुद पे डाउट होने लगता है। वो एक नोटपैड पे लिखने लगती है, मैं अभी मुस्कुरा रही हूं क्या? मुझे याद भी नहीं कि मैंने कब स्माइल किया आज। कि मैं हूं या वो? हर लाइन के लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क होता है। रात को वो जब अपना फोन अनलॉक करती है तो फ्रंट कैमरे पे एक सेकंड के लिए उसका फेस फ्रीज हो जाता है और उसकी आंखों में वही अननर्विंग कामनेस होती है जो प्रिया के लास्ट मोमेंट में थी। उस रात वो ज्यादा देर तक मिरर के सामने नहीं रुकी। अब रिधिमा को समझ में आने लगा है कि वो खुद अपनी बॉडी में पूरी तरह से नहीं है, कुछ और भी है।
जो उसके जेस्चर्स कॉपी कर रहा है, उसकी मुस्कुराहट चुरा रहा है और शायद धीरे धीरे उसकी जगह ले रहा है। रिद्धिमा ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो अपने काम के दौरान किसी अर्बन लेजेंड जैसी चीज में घुस जाएगी। प्रिया के उस इंसिडेंट ने उसका माइंड डिस्टर्ब कर दिया था, लेकिन अब उसे कुछ आंसर्स चाहिए थे क्योंकि वो खुद अब अपने थॉट्स में घुटती जा रही थी। रिद्धिमा ने प्रिया के केस के बैकग्राउंड को समझने के लिए उसे चुपचाप उसके कॉलेज प्रोफाइल चेक किए। एक मिड टियर आर्ट्स कॉलेज, थोड़ा आइसोलेटेड, जहां मेंटल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम्स के लिए उनका एनजीओ काफी बार इनवाइट हो चुका था, तो रिद्धिमा के लिए वहां जाना बहुत ही आसान था। पहली बार तो कुछ अनयूजुअल नहीं लगा, लेकिन जब उसने लोकल आर्टिकल्स और आर्काइव्ड स्टूडेंट फोरम्स निकाले और चेक किए, तब एक डिस्टर्बिंग पैटर्न सामने आया। बीते 5 सालों में उसी कॉलेज से 3 और स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया था। अलग अलग ईयर्स, अलग स्ट्रीम्स, पर एक क्रीपी कंसिस्टेंसी। All were found dead with a strange stretched smile, eyes wide open, head slightly tilted as if listening closely to something. रिद्धिमा को इनिशियली लगा कि ये एग्जेजरेटेड डिस्क्रिप्शंस हैं, पर जब उसने एक ओल्ड फोरम थ्रेड में किसी अनोमिनस यूजर के थ्रू लीक्ड फोटोज देखे, वो हिल गई। वो एक्सप्रेशंस एग्जैक्ट सेम थे जैसे प्रिया के लास्ट मोमेंट्स में थे। सेम अननेचुरली वाइड स्माइल, सेम इमोशनलेस आईज और वो टिल्टेड हेड, जैसे किसी ने उनके कान में कुछ कहा हो। उसी थ्रेड में एक और डिटेल लिखी थी जो सबसे डिस्टर्बिंग थी। हर विक्टिम के पहले एक विटनेस होता है, कोई ना कोई जो उनके लास्ट मोमेंट्स का साक्षी बनता है, और फिर अगला टर्न उसका होता है जिसे यह चीज ट्रांसफर होती है थ्रू द एक्ट ऑफ वॉचिंग। ये पढ़ते ही रिद्धिमा के हाथ ठंडे पड़ गए। विटनेस? वो प्रिया के साथ जो हुआ उसकी ओनली विटनेस थी, और उसके बाद से उसके साथ जो हो रहा था वो सिर्फ इमेजिनेशन नहीं थी। उस रात उसने अपने नोट्स निकाले सारे डिटेल्स लिखने के लिए, पर आधा लिखते वक्त उसका हाथ रुक गया। पेज पे वो लिख चुकी थी, आई सॉ हर डाई एंड नाउ समथिंग इज वॉचिंग मी, पर वो याद नहीं कर पाई कि उसने ये लाइन कब लिखी। मिरर के रिफ्लेक्शन में उसका चेहरा न्यूट्रल था, लेकिन पेन के प्रेशर से पेज पर लिखे अल्फाबेट्स गहरे हो चुके थे, जैसे लिखने वाले हाथ में ज्यादा फोर्स था, या वो रिद्धिमा का हाथ था ही नहीं। उस मोमेंट्स में रिद्धिमा को समझ आया कि ये कोई ऑर्डिनरी ट्रॉमा रिस्पॉन्स नहीं है। वो चीज जिसने प्रिया को ले लिया, वो अब उसके अंदर साइलेंटली जगह बना रही है, नॉट जस्ट हॉन्टिंग हर, बल्कि वो खुद वो बनती जा रही है। रिद्धिमा जब अपने थेरेपिस्ट फ्रेंड डॉक्टर भास्कर से मिलती है, एक ट्रस्टेड नो नॉनसेंस इंसान जो मेंटल हेल्थ फील्ड में काफी सीनियर है, तो उसकी आंखों में पहली बार जेन्युइन कंसर्न होता है। वो रिद्धिमा की बात कामली सुनते हैं, इंटरप्शंस के बिना, फिर कुछ देर चुप रहते हैं जैसे कुछ पुरानी यादें दिमाग में वापस आ रही हो। रिद्धिमा वो बोलते हैं, ये हेलोसिनेशन नहीं है, ये तुम्हारा रिएक्शन बिल्कुल भी इरेशनल नहीं है। जो तुम देख रही हो वो रियल है, पर वो एक इंसान नहीं है। वो एक पेपर निकालते हैं एक पुरानी केस फाइल से। एक और पेशेंट कुछ साल पहले सेम सिम्टम्स लेके आया था, मुस्कान, रिफ्लेक्शन, डिस्टॉर्शन, गिल्ट के अराउंड ऑब्सेशन और इवेंचुअल ब्रेकडाउन्स। ये एक साइकोलॉजिकल पैरासाइट है। डॉक्टर भास्कर कहते हैं, ट्रॉमा से पैदा होता है, इंसान के दिमाग के एक वनरेबल फ्रैक्चर में घुस जाता है, जहां गिल्ट, फियर और अनरिजॉल्व्ड इमोशन होते हैं, वहां ये ग्रो करता है। रिद्धिमा कंफ्यूज्ड हो जाती है और पूछती है कि पर ये पैरासाइट क्या करता है। डॉक्टर भास्कर एक डायग्राम बना के समझाते हैं, ये एक पैटर्न फॉलो करता है। जब कोई इंसान किसी और की हॉरिफाइंग डेथ या एक्सीडेंट को विटनेस करता है, स्पेशली जब डेथ इमोशनली इंटेंस हो, तब ये एंटिटी उस विटनेस के अंदर स्लिप हो जाती है, हर बार एक मुस्कान के जरिए। वो एक और फाइल से एक पुरानी फोटो निकालते हैं, एक और विक्टिम, सेम अननर्विंग स्माइल, वही टिल्टेड हेड,
वो आगे बोलते हैं, स्माइल इज नॉट जस्ट अ फेशियल एक्सप्रेशन रिद्धिमा, इट्स अ सिग्नल लाइक अ डोर ओपनिंग। जब तुम मुस्कुराती हो ये तुम्हारे अंदर जगह बनाता है और फिर स्लोली इट रीराइट्स यू। रिद्धिमा की सांस रुक जाती है डॉक्टर भास्कर की बातें सुन के। डॉक्टर भास्कर फाइनली सीधा बोलते हैं, रिद्धिमा तुमने उस मुस्कान को देखा है, तुम उस मोमेंट की विटनेस बनी हो। दैट स्माइल इट्स अ हैंडओवर, दैट स्माइल इज अ सिग्नल, तुम नेक्स्ट हो। रिद्धिमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर भास्कर के साथ उस कॉन्वर्जेशन के बाद रिद्धिमा ने सोचा था शायद वो थोड़ा बेटर फील करेगी, कि अब उसके हेलुसिनेशंस का कोई एक्सप्लेनेशन है, कोई नाम है। लेकिन उसी रात से चीजें और इंटेंस हो गई। अब उसे सिर्फ रिफ्लेक्शंस नहीं, लोग भी दिखने लगे थे। अगली दोपहर एनजीओ के ऑफिस में काउंसलिंग सेशन के बाद वो अपनी डेस्क पे क्वाइटली क्लाइंट की फाइल रिव्यू कर रही थी। काफी नॉर्मल मूवमेंट था। एक सेकंड के लिए उसने आंखें उठाई और उसके सामने नेहा खड़ी थी, एक और कलीग। बस पलट के कैजुअली देख रही थी, या शायद नहीं। उसके चेहरे पे एक अननेचुरली स्ट्रेच्ड आउट स्माइल थी, ज्यादा स्ट्रेच्ड, ज्यादा स्टिल, बिल्कुल वैसी जैसी किसी ने उसके मसल्स को पकड़ के बाहर की तरफ खींच दिया गया हो। आईज वाइड, फेस टिल्टेड, लिप्स स्टिफ। रिद्धिमा की सांस रुक गई और अगले ही सेकंड में सब कुछ नॉर्मल हो गया। नेहा ब्लिंक करती है, नॉर्मल एक्सप्रेशंस के साथ फाइल्स लेके निकल जाती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। पर रिद्धिमा के कान में एक आवाज गूंजती है, सॉफ्ट और सिल्की, लेकिन बहुत ठंडी। Smile, Riddhima. It's your turn now. उस दिन के बाद उसका दिमाग एक मशीन की तरह ओवरड्राइव में चला गया। हर चीज ऑब्जर्व करने लगा, हर शैडो सस्पिशियस लगने लगी और तब चेहरे दिखने लगे। पहले एक पेंटिंग के फ्रेम के पीछे से एक झलक, जैसे कोई मुस्कुराता हुआ चेहरा कैनवास के पर्दे से झांक रहा हो। फिर बाथरूम के मिरर में जब वो ब्रश कर रही थी, रिफ्लेक्शन में एक और परछाई थी, खुद से हल्की सी दूर। रात को जब वो बेड के पास से गुजरी, वो नीचे झुकी कुछ उठाने के लिए और उसे नीचे कुछ दिख गया। दो आंखें और वही अननर्विंग स्माइल। जब तक उसने वापस से नीचे देखा, वहां कुछ भी नहीं था। वो चीज अब हर जगह थी, हर कोने पर, हर सरफेस पर, हर रिफ्लेक्शन में एक इनविटेशन जैसे बन के उस पे आ गई थी। जैसे वो एंटिटी सिर्फ उसे देख नहीं रही थी, उसे सता रही थी, मुस्कुराने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए। और रिद्धिमा को अब समझ आ गया था कि जो स्माइल वो सब जगह देख रही है, वो सिर्फ किसी और की नहीं है, वो उसकी अपनी भी बनने वाली है। कई दिन के गिल्ट और सर्वाइवल के बीच जूझने के बाद रिद्धिमा फाइनली एक डिसीजन लेती है कि लूप मुझे तोड़ना ही होगा। वो समझ चुकी थी कि ये एंटिटी किसी थेरेपी, किसी रिचुअल या किसी लॉजिक से नहीं जाने वाली। इसका एक ही पैटर्न है, विटनेस बनाना और आगे पास करना। वो रिसर्च करती है, नोट्स लिखती है, पुराने विक्टिम प्रोफाइल्स कंपेयर करती है और उस साइकिल का एक टेरिफाइंग सिंपल कंक्लूजन निकलता है। टू सर्वाइव किसी और को जोड़ना पड़ेगा, ये कर्ज किसी और को पास करना पड़ेगा। उसी वक्त एक रैंडम इंसिडेंट के दौरान, एक माइनर कार एक्सीडेंट में उसकी मुलाकात होती है एक लड़के से, राहुल, 25-26 साल का, काम और एम्पैथिक। उसने रिद्धिमा की हेल्प की थी जब वो शॉक में थी और उस मोमेंट में कुछ कनेक्शन सा बन गया था। रिद्धिमा के अंदर एक थॉट आता है, डिस्टर्बिंग पर बहुत क्लियर। यही है, इस बार मैं रेडी हूं, ये साइकिल यहीं से रिवर्स होगी। वो प्लान बनाती है, राहुल को कॉफी के लिए मिलने बुलाती है। शी डिसाइड्स टू डू एग्जैक्टली व्हाट प्रिया डिड टू हर। उसके सामने डेलिबरेटली हेलुसिनेट करना, स्माइल करना, विस्पर करना और उसके दिमाग में वो फ्रैक्चर क्रिएट करना जहां से ये एंटिटी घुस सके। लेकिन जैसे ही वो राहुल के सामने बैठती है और उसे देख के फर्स्ट स्माइल करती है, कुछ अंदर से खिंच जाता है।
एक सेंसेशन जैसे कुछ उसके मसल्स को खींच रहा हो। वो जो प्लान उसने बनाया था वो अब उसके अपने थॉट्स नहीं लगते। वो स्माइल, वो लैंग्वेज, वो बॉडी पोस्चर जैसे कोई पपेट स्ट्रिंग्स खींच रहा हो। उसके अंदर कुछ बदल गया था परमानेंटली। और तब राहुल उसे कैजुअली देखता है और एक लाइन कहता है बिना किसी ड्रामा के, बस एक ऑकवर्ड हंसी के साथ, आप ठीक लगती हो पर आपकी स्माइल बहुत अजीब है। रिधिमा के लिए वो मूवमेंट एक फाइनल बेल जैसा था। वो समझ गई थी कि ये प्लान मेरा था ही नहीं, मुझे तो सिर्फ कैरी करना था। वो अब कोई इंसान नहीं थी जो डिसीजन ले रही थी, वो एक एंटिटी थी जो अपने आप को किसी और तक पहुंचा रही थी रिधिमा के चेहरे के जरिए। टेबल पे बैठे बैठे उसके लिप्स ऑटोमेटिकली स्ट्रेच हो जाते हैं, आईज वाइड, हेड स्लाइटली टिल्टेड, एग्जैक्टली जैसा प्रिया ने किया। और राहुल उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता है, जैसे उसके दिमाग में कुछ घुस गया हो। वो कुछ बोलने जाता है पर रिधिमा के दिमाग में सिर्फ एक ही सेंटेंस गूंजता है, स्माइल राहुल, इट्स योर टर्न नाउ। अगली सुबह लखनऊ मेट्रो के एक स्टेशन से एक ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश होती है। A 29-year-old woman, Ridhima Anand, reportedly jumped in the front of an incoming train early this morning. Eyewitnesses claim she was smiling, not just smiling, grinning uncontrollably, staring straight at someone across the platform. Doctor says there were no signs of mental illness. Police says कुछ समझ नहीं आ रहा। न्यूज के साथ ही सोशल मीडिया पे एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हो जाता है। एक ब्लर्ड वीडियो, शेकी पिक्सेलेटेड, लेकिन बहुत डिस्टर्बिंग। वीडियो में एक लड़का क्लियरली दिख रहा है, राहुल। वो प्लेटफॉर्म के दूसरे कोने पे खड़ा है, कंफ्यूज्ड, ऑलमोस्ट हिप्नोटाइज्ड। वो रिधिमा को देख रहा है, रिधिमा जो उसे आंखों ही आंखों में डाल के स्माइल कर रही है। वो स्माइल कोई गुड बाय नहीं, वो एक कमांड जैसी लगती है। और फिर जब वीडियो स्लो मोशन में जूम होता है, राहुल के पीछे एक मोमेंट के लिए एक फीमेल फिगर ब्लर में दिखाई देती है। वाइट ड्रेस, लॉन्ग हेयर, हेड स्लाइटली टिल्टेड, और हाँ, वो भी वैसे ही मुस्कुराती है। पब्लिक कंफ्यूज्ड है। कुछ लोग कहते हैं कि वो हेलुसिनेशन थी, कुछ कहते हैं कि सीसीटीवी ग्लिच। लेकिन जो लोग उस फुटेज को बार बार देखते हैं, उन्हें एक चीज डिस्टर्ब करती है। उस ब्लड फिगर की आंखें डायरेक्टली कैमरे में दिख रही होती हैं, जैसे वो तुम्हें देख रही हो। ये कोई हेल्यूसिनेशन नहीं था, ये कोई वायरस नहीं था, ये एक मुस्कान थी, एक आत्मा थी, आग की तरह फैलती हुई। वो मुस्कान अब मेरे साथ है, शायद आपके साथ भी हो सकती है। मैं करने सिर्फ कहानियां नहीं सुनाता, कभी कभी वो चीजें रिकॉर्ड करता हूं जो लोग महसूस करते हैं पर कभी कह नहीं। आज की कहानी अगर तुम्हारे दिल या दिमाग के किसी कोने में बैठ गई हो और रात को अकेले मिरर में देखते वक्त तुम्हारा रिफ्लेक्शन तुम्हें कुछ अलग लगे, तो ब्लेम मत करना। मैंने पहले ही कहा था, जस्ट लुक बिहाइंड यू, बस एक बार। सुना है हर किसी के पास एक कहानी होती है, कोई ऐसी जो कभी किसी से कही नहीं। अगर आपके पास भी कोई कहानी है, कोई किस्सा है जो दिल दहलाता हो, जो अंधेरों में एक अनजानी दस्तक जैसा लगे, तो उसे मेरे साथ जरूर शेयर करें। ईमेल आपकी स्क्रीन पर है, बस अपने शब्दों में लिखिए और मुझे भेज दीजिए। शायद आपकी कहानी किसी और के लिए वेकअप कॉल बन जाए। और हाँ, अगर आप ये कहानी स्पॉटिफाई या जियो सावन पर सुन रहे हैं तो शो को फॉलो करें एंड रेट जरूर करें, ताकि कोई नई कहानी आपसे छूट ना जाए। और अगर आप ये कहानी YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि कौन सा पार्ट था आपका फेवरेट इस कहानी का, क्योंकि आज जो सिर्फ एक कहानी लग रही है, कल वो आपके पास भी हो सकती है। धन्यवाद।
आप सुन रहे थे द हॉरर शो बाय कर्नेक।